हमारी आज की वीडियो है रिगार्डिंग प्रिकॉशंस वाइल प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ एक आइटम्स होते हैं जिसको हमको इंक्लूड करना पड़ता है और कुछ एक को एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो वो कौन से आइटम है या किस बेसिस पे हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, ये वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फर्स्ट प्रिकॉशन है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो आपको आपकी सर्विसेज के बदले नहीं मिलती है। ये कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर, चैरिटी या फिर हेल्प के रिगार्डिंग मिलती है। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। इसके बदले में आप कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हो। इसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर या फिर वन साइडेड पेमेंट भी बोलते हैं। इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके एग्जाम्पल्स हैं ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डोनेशन, चैरिटी और भी हैं, विडो पेंशन है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही होती है उसको आप इसके अंदर इंक्लूड करते हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रही है आपको, वो आपकी कोई ना कोई सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी होती है उसके बदले में मिलती है। तो जो आपकी रिटायरमेंट के बाद की पेंशन है उसको आप ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड मत करना, वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट नहीं होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रिटायरमेंट पेंशन को भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट सोच के चलते हैं। रीजन क्या है? दीज इनकम आर नॉट रिसीव्ड फॉर एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये अंडरलाइन जरूर कर लेना, नॉट रिसीव्ड फॉर एनी प्रोडक्टिव सर्विस, इसको अंडरलाइन कर लेना। नॉट इंक्लूडेड है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ओनली फैक्टर इनकम, जो फैक्टर इनकम है उसको हम इंक्लूड करते हैं। जब आप इनकम मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसमें आता है ना सैलरी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, ठीक है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। तो जो भी आप फैक्टर इनकम होती है ना, जो आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हो उसके बदले जो आपको इनकम मिलती है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये जो है ये हमने पहले भी इंक्लूड वैल्यू एडेड मेथड में सेम पॉइंट हमने किया था। तो जो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है उसकी उससे हमें जो भी इनकम हो रही थी उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, रीजन क्या है? सेम रीजन इज देयर, ये हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी किया था। These goods are already included in the financial year in which they were produced. They do not add it to the current flow of goods and services. ये current flow में added नहीं होते हैं goods and services के। सपोज करो आपने आपके इकोनॉमी में मान लो 1 लाख कार है, उसमें से 10,000 कार रीसेल हो गई, ठीक है, वो पुरानी हो गई, किसी ने 10,000 कार्स बेच दी। तो जो आपकी इकोनॉमी है उसमें नंबर ऑफ कार्स तो इंक्रीज नहीं हुई ना, नंबर ऑफ कार्स तो अगर 1 लाख थी तो 1 लाख ही रही। तो कोई भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इससे नहीं बढ़ा है, ना तो गुड्स बढ़ी है ना तो सर्विसेज बढ़ी है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके रीजन बन जाते हैं। उसके बाद हाउएवर एनी ब्रोकरेज फीस और कमीशन, एनी ब्रोकरेज फीस और कमीशन paid on any sale or purchase of such products are to be included। ये दोनों अंडरलाइन कर लेना कि अगर मान लो कोई ब्रोकर है, कोई आपको सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज करवा रहा है, उसका जो भी कमीशन होता है या जो भी उसका ब्रोकरेज होता है उसको आप इंक्लूड करते हो। क्यों, क्या है रीजन? क्योंकि ये आप एक प्रोडक्टिव सर्विस के बदले उसको प्रोवाइड कर रहे हो। जो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करते हैं वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं कि वो आपको चीज अवेलेबल करा रहे हैं सेकेंड हैंड, ठीक है।
तो आप जो कमीशन देते हो उनको, वो उनकी सर्विसेज के बदले दे रहे हो। तो इसलिए जो ब्रोकरेज और कमीशन होता है सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज पे, उसको तो आप इंक्लूड करते हो। लेकिन एनी इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट पॉइंट है सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। ये पॉइंट भी हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, सेम एक्सप्लेनेशन इज देयर। और सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी भी सेम एक्सप्लेनेशन है। इट इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड। रीजन क्या है? सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू, such transaction do not contribute to current flow of goods and services, ये इसका रीजन है। These financial assets are mere paper claim and involve a change in title only। ठीक है, ये सिर्फ पेपर क्लेम होता है, एक शेयर का ओनर पहले कोई और है, अब कोई और है, तो इससे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गुड्स एंड सर्विसेज जितनी आपकी इकोनॉमी में है उतनी ही रहती है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। However, any commission, same point is there, any commission or brokerage on such financial assets is included as it is productive service। ठीक है, ये सेम एक्सप्लेनेशन है पिछले वैल्यू एडेड मेथड के जैसे ही। नेक्स्ट पॉइंट है विंडफॉल गेन। ठीक है, विंडफॉल गेन और इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। विंडफॉल गेन क्या होता है? गेन क्या होता है? जो आप लॉटरीज वगैरह से पैसा जीतते हैं ना, जो लक के ऊपर आप पैसा जीतते हो। और इलीगल एक्टिविटी आपको पता ही है, कुछ अगर आप स्मगलिंग करते हो या उससे कोई इनकम है, चोरी कर ली, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। Income from any illegal activity like smuggling, black marketing, etc., as well as windfall gain from lotteries are excluded. These are excluded. Okay, इसको include नहीं करते हैं। Reason क्या है? There is no productive activity connected with them. इससे कोई भी productive activity connected नहीं है। अच्छा, आप एक चीज नोट करना कि रीजन जो भी बन के आते हैं ना, रीजन में क्या आता है कि या तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेट कनेक्टेड नहीं है, या फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं इंक्रीज कर रही है, या फिर ये किसी फैक्टर सर्विस के बदले में आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है। ज्यादा रीजन नहीं है। रीजन जितने भी आप पॉइंट्स करोगे, इन टोटल 11-12 पॉइंट है जो प्रिकॉशन से रिलेटेड है। इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन टोटल देखेंगे हम लोग तो कुल मिला के 11-12 पॉइंट है। और जितने भी पॉइंट्स है उसमें रीजन सेम है, रीजन अलग अलग नहीं है। तो ऑलमोस्ट रीजन सेम है। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि किस पॉइंट में क्या रीजन आने वाला है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कनेक्टेड है, किसी भी टाइप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ना तो गुड्स का ना तो सर्विसेज का। ठीक है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ सिमिलर सा पॉइंट हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, उसमें इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ हाउस था। जो रेंट फ्री हाउस होता है, जो ओनर खुद के ही घर में रहता है, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो ये उसी का एक वेरिएशन है, कुछ कुछ आपको ये उसी के जैसा ही लगेगा, इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। ठीक है, तो इसको इंक्लूड किया जाता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन। अगर ओनर ऑफ प्रोडक्शन कोई अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। रीजन क्या है? द वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज आर इंक्लूडेड बिकॉज दीज आर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। ये कौन सी एक्टिविटीज हैं? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं एंड एड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को ऐड करती है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाती हैं। ठीक है, तो या तो आपकी सर्विस इंक्रीज हो रही है,
प्रोडक्शन यूनिट में या फिर आपकी कोई गुड इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं। इसका जो एस्टिमेशन होता है ना, उसको हम इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं या एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। कुछ एक पेमेंट होती है जो कि आप पुरानी सेविंग में से करते हैं, ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब हमने वो पैसा सेव किया, जिस इनकम में से हमने वो पैसा सेव किया, उस टाइम पे हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करेंगे। कौन सी पेमेंट होती है जो आप करते हो? जैसे डेथ ड्यूटी है, गिफ्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं, ये आप पे करते हो अपनी पुरानी सेविंग्स पे से, ठीक है। तो जब ये अर्न किए थे तब आप इस पे टैक्स, जब इसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड कर चुके हैं, तो अब दोबारा इसको इंक्लूड करने की नीड नहीं है। रीजन क्या है? दीज आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग एंड डू नॉट एड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो है, ये हम अपनी पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सेविंग, पुरानी सेविंग में से हम इसको पे करते हैं। एंड दीज डू नॉट एड करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे गुड्स एंड सर्विसेज का करंट फ्लो इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली indirect taxes like sales tax, excise duty, which tend to increase market prices, are not included, ठीक है। कुछ एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डायरेक्ट टैक्सेस है जो इंक्लूड होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, अलग से नहीं इंक्लूड करते इसको। ऐसा नहीं है कि हम इनकम टैक्स को अलग से प्लस करते हैं। जो हमारी सैलरी लिखी हुई होती है, आप इनकम मेथड में रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस करते हो, उसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट करके नहीं करते हो, उस पे आप इनकम टैक्स पे करते हो। तो जो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, वो आपका वो इनकम टैक्स इंक्लूड करके ही होता है। अच्छा, जब आप प्रॉफिट प्लस करते हो, तो प्रॉफिट इनकम मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड, ये सारे आइटम्स प्लस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट को भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जो कि कोई भी फर्म अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है। और इनकम टैक्स क्या होता है? जो भी एम्प्लॉय अपने, जो भी सिटीजन अपनी इनकम पे टैक्स देता है, ठीक है, उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। तो ये सेपरेटली एडेड नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप अगर नोट करोगे, तो इनडायरेक्ट वे में ये आपकी इनकम के साथ ऑलरेडी नेशनल इनकम में एडेड होते हैं। तो ये टॉपिक बस यहीं तक था। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।